यस सर। विंडो आर, ये सब सीएमडी ओपन करना है किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। विंडो आर सीएमडी एंटर कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट आपने ओपन कर लिया। इसमें आप नोड चेक कर लेना, नोड स्पेस हाइफन वी, ठीक है। अगर कोई भी वर्जन बता रहा है नोड का, इट मींस कि वो इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम पे, ठीक है। अगर नहीं बता रहा है तो वो 19.2.0 कितना बता रहा है? 19.2.0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वर्जन बता दिया, ठीक है। तो वर्जन कोई भी हो, बट वर्जन होना चाहिए, मतलब नोड इंस्टॉल्ड है, ठीक है। वीएस कोड, वीएस कोड भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा ना? हाँ जी सर। ये भी हटा देता हूँ, ये पुरानी क्लासेस का है। ठीक है, ठीक है, एक हम बना देते हैं। ठीक है, दो तरीके हैं देखो वीएस कोड को वीएस कोड में अपने फोल्डर को ओपन करने के, ठीक है। एक तो सबसे पहले फोल्डर आप अपना क्रिएट कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया सी ड्राइव के अंदर, पिलर फोल्डर के अंदर, और मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम रिएक्ट जेएस का देखेंगे सारा कुछ, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर जाओ, इसके अंदर कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करो, जो ऊपर हाथ वाला जो पार्ट है, यहाँ पे क्लिक करो, सिलेक्ट करो इसको यहाँ से, एंड सीएमडी यहाँ पे ओपन कर लो, सीएमडी ओपन हो जाएगा, ठीक है। एंड कोड स्पेस डॉट लिखो एंड एंटर कर दो, एंड वीएस कोड हमारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। एक तो उसी फोल्डर के अंदर ओपन होगा, देखो फोल्डर चेक कर लेना, tprjs10_demo। फोल्डर वही होना चाहिए जहां पे आप अपने फाइल्स बनाने वाले हो, जावास्क्रिप्ट या फिर रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हो, वही फोल्डर होना चाहिए, ठीक है। एक सेपरेट फोल्डर बना लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है कि जब आप वीएस कोड को ओपन करते हो फर्स्ट टाइम पे, कुछ इस तरीके से ओपन होता है, ठीक है। फिर जब आपको फोल्डर तक पहुंचना है तो ओपन फोल्डर करो, ठीक है। आपको पता है कि आपने अपना जो फोल्डर बनाया है, जैसे मुझे पता है कि मैंने फोल्डर बनाया सी ड्राइव में, ठीक है। मैं जाऊंगा पिलर में, मैंने पिलर में बना रखा है, पिलर में गया मैं, ठीक है, और मैंने यहाँ पे tprjs10_demo कर रखा, ठीक है। मैं इसमें गया और मैंने सिलेक्ट फोल्डर कर लिया, ठीक है। तो तब भी वो वहीं पर मुझे ओपन करके देगा, ठीक है। वही मेरा फोल्डर जो है वही फोल्डर आ गया, ठीक है। तो अब दो ओपन हो गए, तो मैं दो में से एक को रखता हूँ, ठीक है। अब जब भी देखो, अब यहाँ पे हमें चार आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, ये हमारी फाइल क्रिएट करने के लिए, ये फोल्डर क्रिएट करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए, ये कोलैप्स और एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है, फाइल्स को। तो अगर आप फाइल कोई क्रिएट करना चाहते हो तो इस आइकन से पे क्लिक करके फाइल क्रिएट कर सकते हो। मैं first.js बना रहा हूँ, ठीक है। first.js फाइल मैंने क्रिएट कर लिया यहाँ पे, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं तो एक्सटेंशन .js ही होगा, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेटा टाइप्स की, ठीक है। डेटा टाइप्स की बात करते हैं, तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं, आपको आइडिया है? डेटा टाइप्स स्ट्रिंग, कैरेक्टर, बूलियन और इंटीजर। ठीक है, अगर मैं ये आपको दिखाऊं तो ये क्या, कौन सा डेटा टाइप है इसका? इंटीजर। ठीक है, अगर ये इसकी बात करूं तो ये भी ये स्ट्रिंग में आ जाएगा, स्ट्रिंग आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, और ये कैरेक्टर कैरेक्टर है। हाँ जी, ये बूलियन है, ठीक है। ये बूलियन है। बूलियन क्या होता है? या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। बूलियन क्या होता है? या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है। मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो, अगर आप नंबर्स लिख रहे हो 3 4 5 6 इस तरीके से, तो ये इंटीजर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? इंटीजर है, ठीक है। अगर आप इसको डबल कोट्स में लिख रहे हो, देखो
स्ट्रिंग तब होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को हम स्ट्रिंग बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। तो ये हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है, ये हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं तो ये भी हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है। बूलियन जो जो हमारा बूलियन टाइप होता है उसमें दो ही टाइप की वैल्यू होती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, दोनों में से एक, ठीक है। या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो ये कौन सा डेटा टाइप होता है हमारा, बूलियन, ठीक है। अगर मैं 4.5 इस तरीके की वैल्यू देता हूं, ये कौन सी वैल्यू होती है, फ्लोट या डबल, ठीक है, फ्लोट या डबल होगा, ठीक है। डबल का क्या होता है, थोड़ा साइज ज्यादा होता है, फ्लोट जैसे फ्लोट है, तो फ्लोट में ये होगा तो डबल में ये है, क्या कह रहे हो, डेसिमल के बाद का वैल्यू ज्यादा कर सकते हैं डबल में, हाँ वो डेटा ज्यादा शो करता है, ठीक है। फ्लोट में कम होता है और डबल में डेसिमल के बाद की वैल्यू जो भी होती है ज्यादा होती है, ठीक है। हाँ जी। इसको मैं कर देता हूं अभी कमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनिशियलाइजेशन की, ठीक है। इनिशियलाइजेशन की बात करते हैं। इनिशियलाइजेशन मतलब एक वेरिएबल होगा हमारे पास, है ना, एक वेरिएबल में हमें डेटा को स्टोर करना है, एक वेरिएबल में हमें डेटा को स्टोर करना है, ठीक है। देखो वेरिएबल का नेम किसी भी नाम से आप रख सकते हो, किसी भी नाम से आप वेरिएबल का नाम रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। जैसे मैं ए लिखूं, बट हमें रखना वही चाहिए जो मतलब जो डेटा से रिलेट कर रहा हो। जैसे अभी हम समझ रहे हैं तो एबीसीडी एक्स वाई जेड रख सकते हैं, बट जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमेशा वो नाम रखना चाहिए जो अंडरस्टूड हो, ताकि अगर आप कल को या 10 दिन बाद अपने प्रोजेक्ट को देखो तो आपको पता हो कि इस वेरिएबल में यही वैल्यू स्टोर होगी या इस वैल्यू का ये मतलब है। जैसे मैंने a इज इक्वल टू 3 4 रख दिया, ठीक है। और मान लो ये 3 4 जो है ये किसी का रोल नंबर है, ठीक है। तो 10 दिन बाद जब आप इस अपने प्रोजेक्ट को देख रहे हो, इवन आप 10 दिनों में कोई और प्रोजेक्ट पे भी काम करते हो, तो आपको पता नहीं होगा ये 34 क्या है, ठीक है, क्योंकि ए इक्वल टू 34, आपको पता नहीं होगा ए क्या है, ए में क्या है। तो यहाँ पर आप नाम दे दो रोल नंबर, तो आपको कल को ये पता चल जाएगा कि हाँ ये रोल नंबर स्टोर्ड है इसके अंदर, ठीक है। तो अच्छी अप्रोच वही है कि यही लेकर के चलो कि वेरिएबल्स जो है वो डेटा से रिलेटेड नेम होने चाहिए, ठीक है। अभी हम ए ही ले लेते हैं फिलहाल। हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, है ना, एंड इज इक्वल्स टू का साइन लगाया, ठीक है, इज इक्वल्स टू किया मैंने, और इज इक्वल्स टू करके हमने डेटा को स्टोर कर दिया, मैंने 34 स्टोर कर दिया, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू 34, अब ए वेरिएबल में 34 स्टोर हो चुका है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक इनिशियलाइजेशन है, ठीक है, हमने वेरिएबल में डेटा को स्टोर कर दिया, ठीक है। बट ये कंप्लीट इनिशियलाइजेशन नहीं है। अच्छा, अदर लैंग्वेजेस में क्या होता है ना, जैसे जावा में क्या होता है, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, जावा की बात कर रहा हूँ। जावा में क्या होता है कि जब आप वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हो ना किसी भी डेटा से, तो वेरिएबल के सामने आपको ना डेटा टाइप भी देना होता है। जैसे आप यहाँ पे क्या करते हो, इंट भी देते हो, है ना, इंट या स्ट्रिंग या कुछ भी, कोई भी डेटा टाइप। जैसे अभी यहाँ पे इंटीजर आपने नंबर स्टोर कर रखा है तो इंट दोगे वहां पे। बट जावास्क्रिप्ट में हमें ये करने की जरूरत नहीं होती। जावास्क्रिप्ट में हमारा वेरिएबल इतना स्मार्ट होता है कि वो समझ जाता है कि जैसे आप डेटा स्टोर करते हो तो वो समझ जाता है कि ये इंटीजर है या स्ट्रिंग है या बूलियन है या क्या है, ठीक है, वो खुद समझ जाता है हमारा वेरिएबल, ठीक है। यस सर। बट ये फिर भी अभी भी जावास्क्रिप्ट में एक कंप्लीट इनिशियलाइजेशन नहीं है। जब इसको कंप्लीट आप इनिशियलाइज करोगे, ठीक है, तो इसमें 3 कीवर्ड्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तीनों का इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, 2 ही कीवर्ड्स का ज्यादा रोल है, ठीक है। बट हमें तीनों का बिहेवियर समझना है, तीनों में डिफरेंस जानना है कि क्या होता है, ठीक है। तो वो 3 कीवर्ड्स क्या होते हैं, एक कॉन्स्ट हो गया, एक लेट हो गया, एक हो गया वेर, ठीक है। एक कॉन्स्ट, एक लेट और एक वेर, ठीक है। तीनों का बिहेवियर जानेंगे, उन बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही हमें वेरिएबल्स के साथ उन तीनों को यूज करना है। तो हम वेरिएबल के साथ कॉन्स्ट को यूज करेंगे या लेट को यूज करेंगे या वेर को यूज करेंगे, ठीक है। कुछ पूछना है? नहीं सर, ठीक है। कुछ पूछना है पूछ सकते हो। नहीं, अभी तक क्लियर है सर। ठीक है, तो जब भी हम कंप्लीट इनिशियलाइजेशन करेंगे, यहाँ पे ए हमारा वेरिएबल है, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये हमारा ऑपरेटर है, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं इसे, ठीक है। जब भी हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो इज इक्वल्स टू लगाते हैं, ठीक है।
और 34 हमारा जो भी यहाँ पे राइट साइड में चीजें होंगी वो हमारा क्या है, डेटा होगा। ठीक है, अब मैंने आपको ठीक है। 3 कीवर्ड्स बताए, const, let, ठीक है। अगर आप कोई भी यहाँ पे कीवर्ड यूज नहीं करते, जैसे मैंने इस लाइन में कोई भी कीवर्ड यूज नहीं किया, इस लाइन में मैंने कोई भी कीवर्ड यूज नहीं किया, ना ही कॉन्स्ट, ना ही लेट, ना ही वेर, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे कोई भी कीवर्ड यूज नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वेर लगा होता है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वेर होगा ही होगा। ठीक है, तो इस लाइन में यहाँ पे डिफॉल्ट में क्या है, वेर कीवर्ड ऑलरेडी है। ठीक है, ठीक है। तो कॉन्स्ट क्या कहता है, अब हम एक एक करके समझते हैं। कॉन्स्ट कीवर्ड क्या कहता है, अगर आप किसी भी वेरिएबल के साथ कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हो तो उस वेरिएबल की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। कॉन्स्ट का मतलब ही क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, अगर आप किसी वेरिएबल, सॉरी, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा वो वेरिएबल। हाँ, आप चेंज नहीं कर सकते उसकी वैल्यू को। ठीक है, जैसे कॉन्स्ट a इज इक्वल टू 34 कर दिया मैंने, इसको अभी कमेंट कर देता हूँ, नेक्स्ट लाइन में करते हैं। कॉन्स्ट a इज इक्वल टू 34 कर दिया, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अब आप इसकी वैल्यू, a की वैल्यू, मतलब a की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, बिहेवियर ये कहता है कॉन्स्ट कीवर्ड का। ठीक है, अगर आप ट्राई करोगे चेंज करने का तो वो एरर दे देगा आपको। ठीक है, a इज इक्वल टू 90 अगर मैं करने की कोशिश करूंगा तो ये क्या दे देगा, हमें एरर दे देगा। ठीक है, देख लेते हैं रन कैसे करते हैं। टर्मिनल ओपन करो, यहाँ पे ऊपर टर्मिनल दिखाई दे रहा है, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। इवन शॉर्टकट भी दिखा रहा है वो यहाँ पे, देखो, कंट्रोल शिफ्ट एंड बैक टिक। ये बैक टिक क्या होता है, ऊपर जब कीवर्ड में आप 1 देख रहे होगे, 1 के जस्ट लेफ्ट में है बैक टिक। ठीक है, तो शॉर्टकट की से भी आप टर्मिनल ओपन कर सकते हो। तो अब हमें जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करना है। रन करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होता है नोड। ठीक है, जो नोड हमने इंस्टॉल किया था वो, ठीक है, एंड स्पेस और फाइल का नाम, जिस फाइल को हमें एग्जीक्यूट करना है। तो फाइल क्या है हमारी यहाँ पे, first.js। first.js। तो आप first.js लगा सकते हो, .js लगा सकते हो एक्सटेंशन। ठीक है, नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा एक्सटेंशन को। ठीक है, और लगा दोगे तब भी चलेगा। तो दोनों चीजों से करके दिखा देंगे। अभी .js एक्सटेंशन लगा रहा हूं मैं, एंटर करता हूँ, देखो एरर आ गया, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। देखो लाइन नंबर 11 में एरर आ गया। ठीक है, यस सर। a is equals to 34, a is equals to 90, तो मतलब वैल्यू जो है चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि डेफिनेशन हमारी क्या कहती है कि वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और जबकि हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं तो एरर मिल गया हमें, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, वरना एरर आता ही रहेगा। ठीक है, पहला बिहेवियर कॉन्स्ट का ये कहता है, एंड सेकंड बिहेवियर की मैं बात करता हूँ। अच्छा, जब मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कोई कीवर्ड नहीं लगाया। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई कीवर्ड नहीं लगाया है। कीवर्ड हम ऑलरेडी यहाँ पे लगा चुके हैं, यहाँ पे ऑलरेडी इनिशियलाइज कर चुके हैं। अगर आप यहाँ पे कोई कीवर्ड लगाते हो तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप इनिशियलाइज कर रहे हो इसको। जैसे यहाँ पे हमने कीवर्ड लगाया था कॉन्स्ट, ठीक है, तो हम ए को इनिशियलाइज कर रहे थे विद 34। ठीक है, 34 के साथ हम इसको क्या कर रहे थे, इनिशियलाइज कर रहे थे। अगर मैं एक, जैसे ए ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड है, अगर मैं यहाँ पे कीवर्ड लगा दूं, कोई सा भी कीवर्ड, कॉन्स्ट हो, लेट हो या वेर हो, कोई भी कीवर्ड लगा दूं, तो इसका मतलब ये हो गया, और आपका नेम भी सेम है जो ऑलरेडी आप इनिशियलाइज कर चुके हो, है ना, नेम भी सेम है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप ए को री इनिशियलाइज कर रहे हो। ए को क्या कर रहे हो, री इनिशियलाइज कर रहे हो। ठीक है, तो कीवर्ड अगर आप यूज कर रहे हो तो इसका मतलब ये है, दोबारा से कीवर्ड यूज कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप री इनिशियलाइज कर रहे हो। तो री इनिशियलाइजेशन भी कॉन्स्ट अलाउ नहीं करता। सेकंड बिहेवियर ये है कि री इनिशियलाइजेशन भी कॉन्स्ट अलाउ नहीं करता है। ठीक है, देखो वो आपको रन करने की जरूरत ही नहीं है, आप यहाँ पे एरर दे रहा है, वो रेड रेड आ रहा है जी। तो री इनिशियलाइजेशन भी अलाउ नहीं करता। दो बिहेवियर उसके हो गए, कौन से, कि ए, एक तो आप कॉन्स्ट, अगर आप कॉन्स्ट के साथ इनिशियलाइज करते हो किसी वेरिएबल को तो आप चेंज नहीं कर सकते वैल्यू को। ठीक है, और सेकंड क्या हो गया, आप वेरिएबल को री इनिशियलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी कीवर्ड अगर आप यूज करोगे तो री, उसका मतलब यही होगा कि आप री इनिशियलाइज कर रहे हो। जैसे लेट भी अगर मैं करूं तो री इनिशियलाइज, क्योंकि ए ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड है।
अगर आप a को a1 कर दोगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि a1 एक डिफरेंट हो जाएगा वेरिएबल और a तो है ही एक अलग, है ना, तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल हो जाएंगे तो कोई इशू नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल भी देता हूँ we cannot वेरिएबल रीइनिशियलाइज किसको करते हैं हम, वेरिएबल को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये स्टेटमेंट रीइनिशियलाइज का नहीं है, मैं रीइनिशियलाइज वाला स्टेटमेंट ही कर देता हूँ, a1 की जगह a कर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब हम लेट की बात कर लेते हैं। लेट बी इज इक्वल्स टू, मैं स्ट्रिंग ले लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा डेटा से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मत सोचना कि हम स्ट्रिंग से नंबर में नहीं कर सकते, नंबर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और बुलियन से डबल में नहीं कर सकते, डबल से बुलियन में नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, डेटा मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि वेरिएबल जो है हमारा खुद रीड कर लेता है, डेटा टाइप्स को खुद पढ़ लेता है वो, कि कौन से डेटा टाइप का डेटा है ये। ठीक है, तो डेटा पे ये मत सोचना कि डेटा की वजह से कोई एरर आने वाला है। अगर मैं यहाँ पे b इज इक्वल्स टू नंबर कर दूं, सॉरी b इज इक्वल्स टू नंबर कर दूं, तो इट डजंट मीन कि वो इसकी वजह से एरर आएगा यहाँ पे। ठीक है, कि स्ट्रिंग से नंबर में आ रहा है। ठीक है, नंबर की वजह से कभी एरर नहीं आता। एरर अगर आएगा तो वो कीवर्ड्स की वजह से आएगा। ठीक है, जो कीवर्ड्स का बिहेवियर कहता है आप उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको यूज करो, अगर नहीं करोगे तो एरर आएगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब लेट क्या कहता है, अगर आप किसी भी कीवर्ड के साथ अगर आप किसी भी वेरिएबल के साथ लेट कीवर्ड यूज कर रहे हो, किसी भी वेरिएबल के साथ, वेरिएबल बी के साथ लेट कीवर्ड अगर आप यूज कर रहे हो, तो आप उस वेरिएबल की वैल्यू तो चेंज कर लोगे, बट रीइनिशियलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूं, जैसे कि बी है, बी इज इक्वल टू पिलर है। ठीक है, बी इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे बुलियन कर, ठीक है, वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को चेंज कर रहे हैं सेम वेरिएबल के अंदर, क्योंकि हमने सेम वेरिएबल के अंदर कर रहे हैं। ये हमें कैसे पता है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई कीवर्ड यूज नहीं किया है। जैसे ही अगर मैं यहाँ पे कोई कीवर्ड यूज कर लूंगा, जैसे कॉन्स्ट हो या लेट हो या वैरो, कोई सा भी कीवर्ड यूज कर लूंगा, तो वो रीइनिशियलाइजेशन का केस हो जाएगा, रीइनिशियलाइज अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, रीइनिशियलाइजेशन अलाउ नहीं करेगा। तो हम अभी फिलहाल तो चेंज वाली वैल्यू समझ लेते हैं। ठीक है, बी इज इक्वल टू पिलर एंड बी इज इक्वल टू ट्रू कर दिया मैंने। ठीक है, अब हम रन करके देख लेते हैं। CLS से क्लियर स्क्रीन हो जाती है टर्मिनल की। ठीक है, अब रन करते हैं, नोड स्पेस फाइल का नाम फर्स्ट .js पहले हमने यूज कर लिया था, अब नहीं करेंगे। कोई एरर नहीं आएगा, बट कोई आउटपुट भी नहीं आएगा। तो कोई एरर नहीं आया बट कोई आउटपुट नहीं आ रहा, मतलब एग्जीक्यूट तो हमारा हो गया है कोड। ठीक है, ठीक है। अगर हमें कोई आउटपुट चाहिए, ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ प्रिंट कराना होगा। तो जावास्क्रिप्ट में कुछ भी प्रिंट कराने के लिए हमारे पास होता है console.log। ठीक है, console.log कुछ भी प्रिंट कराने के लिए होता है। यहाँ पे आप डायरेक्ट स्ट्रिंग भी प्रिंट करा सकते हो, है ना, जैसे ठीक है, इंस्टीट्यूट, डायरेक्ट स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, इंस्टीट्यूट प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे इंस्टीट्यूट हो गया, आउटपुट आ गया यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको बी वेरिएबल प्रिंट कराना है, इस वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू है, अगर ये प्रिंट कराना है तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे बी लिख दो, बी। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्ट बी लिख दोगे तो बी के अंदर जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। क्लियर स्क्रीन एंड रन करते हैं। ठीक है, देखो ओवरराइड हो गई वैल्यू, अब पहले पिलर थी अभी ट्रू हो गई, तो ट्रू इसने प्रिंट करा दी। ठीक है, यस सर। चेंज हो गई ना पिलर से ट्रू में। ठीक है, अगर मैं डबल कोट्स के अंदर लिखूं ये बी, तो क्या प्रिंट होगा, बी प्रिंट होगा। तो हमारा बी प्रिंट हो जाए। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे कॉमा लगा के और ये भी प्रिंट करा सकते, स्ट्रिंग भी प्रिंट करा सकते हो, है ना। क्लियर स्क्रीन,
ठीक है, तो कॉमा लगा के आप सेपरेट सेपरेट चीजें भी प्रिंट करा सकते हो। बी में जो भी वैल्यू थी वो प्रिंट हो गई, सेपरेट करना है हमें स्ट्रिंग को इंस्टीट्यूट, वो प्रिंट हो जाएगा। कॉमा लगा के अगर कोई तीसरी चीज प्रिंट करानी है वो भी कर सकते हो। ठीक है, एक होता है कॉमा ना लगा के आप प्लस कर दो। अगर आप प्लस करते हो तो दोनों चीजें ऐड हो जाती हैं, ट्रू भी ऐड हो जाएगा और ये इंस्टीट्यूट भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, ट्रू इंस्टीट्यूट दोनों ऐड होके एक स्ट्रिंग बन जाएंगे, तो आउटपुट ये आएगा बिना स्पेस के, ट्रू इंस्टीट्यूट। देखो ट्रू इंस्टीट्यूट। ठीक है, और ये कंप्लीट स्ट्रिंग बन गई। तो आप प्लस से ऐड भी कर सकते हो स्ट्रिंग्स को दोनों। ठीक है, ओके। तो हम बात करते हैं वेर की। और इनिशियलाइजेशन तो अलाउ नहीं होगा ऑब्वियसली। मैंने यहाँ में अगर मैं चलो यहाँ पे लेट ही लगा देता हूँ, लेट या कॉन्स्ट भी लगा दूं, तो देखो रेड रेड आ रहा है। ठीक है, रन करने की जरूरत नहीं है। कॉन्स्ट भी लगाऊंगा तब भी वो रेड रेड आएगा, तो रन करने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही एरर आ रहा है। ठीक है, तो रीइनिशियलाइजेशन अलाउ नहीं करेगा ये। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, पहला बिहेवियर क्या कहता है हमारा, वन। ठीक है, वी कैन बट चेंज। लेट हम लगा रहे हैं तो वो तो सेम ही हम कर रहे हैं ना। क्या क्या? अगर हम लेट फिर से बी के आगे लगा रहे हैं तो हम हाँ, सेम चीज कर रहे हैं, तो वो एरर क्यों थ्रो कर रहा है? ये लेट कर रहे हैं तो हाँ। हाँ, तो मैं यही बता रहा था कि ये जो वेरिएबल है ना वो आप ऑलरेडी बना चुके हो। ये जो वेरिएबल है ये ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड है, ऑलरेडी एक मेमोरी में कहीं ना कहीं रखा हुआ है ये वेरिएबल। तो आप इसको दोबारा से, जैसे आपने लेट लगाया तो वो उसको लग रहा है कि दोबारा से आप वही वेरिएबल को बना रहे हो। दोबारा से आप उस मेमोरी के अंदर जहां पे ये वी रखा हुआ है, उस पे आप दोबारा से वी को बना रहे हो। ठीक है, अगर आप कीवर्ड लगा रहे हो तो। अगर आप कीवर्ड नहीं लगाते हो तो उसको लगता है कि जो ऑलरेडी बना हुआ है ना, जो ऑलरेडी रखा हुआ है वी वेरिएबल, ठीक है, आप उसी के अंदर चेंज कर रहे हो। ओके, ठीक। समझे या समझाऊं मैं पेंट उसमें डायग्राम से? नहीं नहीं, समझ गया। समझ गया ना? ये एक जैसे मान लो एक मेमोरी है। ठीक है, ये एक मेमोरी है। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब आप लेट यूज करते हो, लेट वी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, एक वेरिएबल बन जाएगा यहाँ पे बी नाम का। बी नाम का वेरिएबल बन जाएगा, उसमें जो भी वैल्यू है वो वैल्यू क्या है, पिलर। ठीक है, पिलर आ गई वैल्यू उसमें। ठीक है, एक वैल्यू पिलर आ गई। ठीक है, कोई नहीं। अब जब आपने v इक्वल टू ट्रू किया तो क्या हुआ ना, ये जो वैल्यू है पिलर, ठीक है, ये जो वैल्यू है पिलर, ये हट गई, ये चेंज हो गई। ठीक है, ठीक है, ये हट गई और इसकी जगह क्या हो गया, इसकी जगह ट्रू आ गया। इसकी जगह ट्रू आ गया अगर आपने कीवर्ड यूज नहीं किया तो। ये इस लाइन का मतलब है। ठीक है, अगर आप
कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे हम you can change the, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कोई भी वेरिएबल के साथ वेर कीवर्ड यूज करते हो, अगर किसी भी वेरिएबल के साथ आप वेर कीवर्ड यूज करते हो तो आप वैल्यू भी चेंज कर सकते हो, आप री इनिशियलाइज भी कर सकते हो। री इनिशियलाइज कर सकते हो बट विथ ओनली वेर कीवर्ड, सिर्फ और सिर्फ वेर कीवर्ड के साथ ही आप उसको री इनिशियलाइज कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई और कीवर्ड आप यूज करोगे, ठीक है, तो रन तो आप रन तो करोगे, मतलब कंपाइल टाइम एरर तो नहीं आएगा, यहाँ पे रेड लाइन तो नहीं दिखाएगा। जब आप रन करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, यहाँ पे एरर दे देगा वो, ठीक है, कि सी इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। दिखा देता हूं मैं भी। तो पहले हम चेंज वाला देख लेते हैं। तो सी इज इक्वल्स टू मान लो मैंने फॉल्स कर दिया, बूलियन वैल्यू में आ गए, ठीक है। तो इस लाइन का क्या मतलब होता है, हम चेंज कर रहे हैं, सी ऑलरेडी बना हुआ है, हम सी में ही चेंज कर रहे हैं, ठीक है, 4.5 से फॉल्स में, ठीक है। यहाँ पे तो हम चेंज कर रहे हैं, इस लाइन का मतलब। कंसोल करके प्रिंट कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग सी, ठीक है, और क्लियर स्क्रीन एंड रन कर लेते हैं। ये पुराना आउटपुट है, ये वाला आउटपुट है, ठीक है। इसको कमेंट कर दोगे तो सिर्फ आपका नीचे वाला ही आउटपुट आएगा, ये वाला आएगा। 4.5 से फॉल्स हो गया सी, ठीक है। मैंने क्या बोला कि चेंज तो कर सकते हो आप, बट री इनिशियलाइज भी कर सकते हो, बट विद ओनली वेर कीवर्ड। तो वेर अगर आप लगाते हो यहाँ पे, तो पहली बात तो रेड रेड लाइन नहीं आई जो पहले आ रही थी, है ना, वो रेड रेड लाइन नहीं आई यहाँ पे, ठीक है। तो आप रन करो इसको, क्लियर स्क्रीन करके रन करो, देखो, ठीक है। आउटपुट तो ऑब्वियसली वही आएगा क्योंकि 4.5 से फॉल्स हो गया है, चेंज हो गया, ठीक है। तो वैल्यू ओवरराइड हो गई है। तो रीइनिशियलाइजेशन यहाँ पे अलाउ हो गया है वेर कीवर्ड के साथ। अब अगर आप यहाँ पे कॉन्स्ट यूज करते हो तो रेड वाली लाइन का एरर नहीं आ रहा जो पहले आ रहा था, कि यहाँ पे ही एरर आ जा रहा था, यहाँ पे एरर नहीं आया। बट अब अगर आप इसको रन करोगे, देखो क्या हो रहा है, आइडेंटिफायर सी हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, ठीक है। आप ऑलरेडी इसको डिक्लेयर कर चुके हो, दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो वेर कीवर्ड के साथ रीइनिशियलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है, किसी और कीवर्ड के साथ रीइनिशियलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। ठीक है। चेंज तो हो ही रहा है, चेंज तो आपने देख ही लिया, चेंज तो हो ही रहा है, ठीक है। तो हम चेंज भी कर सकते हैं, वी कैन चेंज द वैल्यू, ठीक है, और वी कैन रीइनिशियलाइज एज वेल। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? हाँ जी सर। ठीक है, तो अब हम स्कोप की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि वेर कॉन्स्ट और लेट का स्कोप क्या कहता है, ठीक है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही। अभी आ रही है? हाँ जी, आ रही है। ठीक है, तो अब हम स्कोप की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि स्कोप क्या कहता है, कॉन्स्ट का, लेट का और वेर का, ठीक है। तो कॉन्स्ट और लेट और वेर तीनों ही कीवर्ड्स फंक्शन स्कोप होते हैं। फंक्शन स्कोप मतलब फंक्शंस के अंदर अगर आप इनिशियलाइज करते हो इन तीन कीवर्ड से, तीनों ही कीवर्ड से, तो आप फंक्शंस के बाहर उस वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जस्ट लाइक लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल होता है ना, कि जब आप फंक्शन के अंदर किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हो तो उसको, उस वेरिएबल को आप बाहर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो फंक्शन समझ लेते हैं पहले, उससे पहले फिर उसके बाद मैं उसी में कोड बता दूंगा। functions.js, अभी आपने यहाँ पे देखा first.js के अंदर यहाँ पे 3 टास्क मैंने किए, एक कॉन्स्ट का, एक लेट का, एक वर का, ठीक है।
इसमें क्या हो रहा था कि जैसे ही मैं इस वाले टास्क को कर रहा था वेयर वाले को, तो वो लेट वाला टास्क भी लेकर के आ रहा था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट में भी कंसोल करता तो वो ये वाला भी टास्क एग्जीक्यूट करता। क्यों? क्योंकि मैंने तीनों के तीनों टास्क ऐसे ही रखे हुए थे, कहीं पे बाइंड नहीं किए थे किसी भी बॉडी में, ठीक है। तो फंक्शंस क्या करता है, जो भी हमारा टास्क होता है ना, जो भी हमारे टास्क होते हैं, उन टास्क को हम किसी बॉडी के अंदर क्या कर सकते हैं, क्या कर देते हैं, रैप कर देते हैं, ठीक है। फिर हम उस बॉडी को कुछ नाम देते हैं, कोई भी नाम देते हैं, फिर उस नाम से हम उसको कॉल करते हैं। जब हम उसे कॉल करेंगे, ठीक है, जब उस बॉडी को कॉल करेंगे, ठीक है, तभी वो टास्क एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। उस कंप्लीट चीज को क्या कहते हैं हम, जो जिसमें हमने टास्क को रखा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन, ठीक है। तो जब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे वो तभी एग्जीक्यूट होगा। ये नहीं कि जैसे मैंने फाइल एग्जीक्यूट करी वो सारे के सारे टास्क एग्जीक्यूट कर दिए उसने। जैसे अगर मैं 1000 लाइंस के टास्क ले लूं, ठीक है, मैं जैसे कैलकुलेटर ही है, तो जब भी आप कैलकुलेटर को ओपन करते हो तो ऐसा तो होता नहीं है कि वो सारे के सारे नंबर ऐड खुद ऐड करके दे देगा आपको, एग्जीक्यूट करता चला जाएगा, प्लस माइनस सब कुछ कर दिया बिना आउटपुट इनपुट लिए आपसे, है ना। बिना आपसे इनपुट लिए वो कोई भी नंबर्स ऐसे तो है नहीं जैसे कैलकुलेटर ऑन करा सारे सारे टास्क एग्जीक्यूट कर देगा, नहीं। क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है, पहले आपसे इनपुट लेगा, फिर आप उस पर बटन प्रेस करोगे इक्वल्स टू का, ठीक है, फिर वो आपको उसके अकॉर्डिंग, जो अगर आपने प्लस करा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट ला करके देता है वो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इक्वल्स टू पे जब आप इक्वल्स टू प्रेस करते हो तो उस पर ना फंक्शन कॉल होता है, तो फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है, और आपको आउटपुट ला करके दिया, ठीक है। आपने पहले एक्शन किया तब उसने आउटपुट दिया आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपने कैलकुलेटर ऑन किया उसने प्लस भी कर दिया, माइनस भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, ऐसा नहीं होता, है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फंक्शंस का यूज करते हैं कि हमारे जितने भी टास्क हैं हम अलग अलग फंक्शंस में रख लो। एक ही फंक्शन में रखने की जरूरत नहीं, अगर एक में रख लोगे तो फिर तो अलग फंक्शन बनाने की जरूरत ही क्या है, फिर तो बिना फंक्शन बनाए रख दो, है ना। अलग अलग फंक्शन, जब जिसकी जरूरत हो तब आप उस फंक्शन को कॉल करा लो और उस टास्क को एग्जीक्यूट करा लो, ठीक है। ठीक है। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन रेगुलर फंक्शन होते हैं, है ना, उसको फिर मॉडिफाई किया आगे जाके, फिर वो ES वर्जन चेंज हुआ, फॉर्मेट करा, तो ES6 जब वर्जन आया तो उसमें उन्होंने रेगुलर को एरो फंक्शन बनाया, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है बताऊंगा। पहले हम रेगुलर फंक्शन बना लेते हैं जो पहले यूज होते थे, अभी भी यूज होते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं यूज होते, ठीक है। तो रेगुलर फंक्शन की मैं पहले बात करूंगा, ठीक है। बनाते कैसे हैं, सबसे पहले हम फंक्शन कीवर्ड लगाएंगे, फंक्शन कीवर्ड, एंड अब फंक्शन का नाम देंगे। फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, बट अगेन जैसे वेरिएबल की कहानी है कि आप वेरिएबल में जो डेटा स्टोर कर रहे हो उससे रिलेटेबल ही नेम दो, वैसे ही फंक्शन का नाम भी आपको वैसा ही देना है जैसा कि फंक्शन के अंदर टास्क दिया हुआ है, मतलब टास्क से रिलेटेड होना चाहिए। अगर आप दो नंबर को ऐड कर रहे हो तो एडिशन नाम दे दो, है ना, ऐसा कुछ दो जो आपको समझ में आए कि हाँ भाई मैंने इस फंक्शन के अंदर एडिशन का कोड लिखा हुआ है, ठीक है। फंक्शन का नाम दे दो, यहाँ पे मैं एडिशन लिख देता हूँ फंक्शन का नाम, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दिए, ठीक है, एंड करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स, अब इन दोनों करली ब्रैकेट्स के बीच में ही हम क्या करेंगे, अपना टास्क लिखेंगे, ठीक है। जो मेरा टास्क लिखूंगा मैं, मेरा टास्क जो होगा वो इन करली ब्रैकेट्स के बीच में ही होगा, ठीक है। तो कीवर्ड ले लेते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइज करना है सबसे पहले हमें, लेट num1 इज इक्वल्स टू 40, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आ गए, अगर लेट ही ले लेते हैं num2 इज इक्वल्स टू 60, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं लेट ले रहा हूं तो लेट ही लेना है ना। अगर हमें num1 की वैल्यू चेंज नहीं करनी है, हम यहाँ पे कॉन्स्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। लेट या कॉन्स्ट कुछ भी ले सकते हो, वेर भी ले सकते हो, बट वेर अब यूज कम होता है, वेर मतलब ना ही यूज करो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब यूज होता नहीं, बट हमें डिफरेंस जानना था इसलिए हमने वेर पढ़ा। वेर पहले यूज होता था बहुत, जब आया जावास्क्रिप्ट जब चलता था तब पहले, तब वेर यूज होता। अब कॉन्स्ट और लेट आ गए क्योंकि ES6 से कॉन्स्ट और लेट ले आया, ठीक है, तो कॉन्स्ट और लेट ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। तो लेट num1 इज इक्वल्स टू 40, num2 60, हमने दो इनिशियलाइज कर लिए वेरिएबल, एक num1 एंड num2। अब हमें num1 और num2 दोनों को ऐड करना, तो यहाँ पे आ जाता है लेट, ठीक है। एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट नहीं इस बार कॉन्स्ट ले लेता हूँ, कॉन्स्ट सम इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2। तो सम में क्या हो जाएगा, सम में क्या स्टोर होगा, num1 की जो वैल्यू होगी वो लेगा, प्लस num2 की जो वैल्यू होगी वो लेगा, दोनों को ऐड कर देगा,
एंड सम में दोनों को ऐड करके जो फाइनल वैल्यू होगी वो स्टोर करा देगा। क्लियर है? यस सर। अब अगर मुझे सम की वैल्यू प्रिंट करानी है तो मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग डॉट सम। ठीक है, अब समझा जो, जैसे पहले क्या हो रहा था कि जैसे ही मैं फर्स्ट डॉट जेएस को एग्जीक्यूट कर रहा था वैसे सारे टास्क एग्जीक्यूट हो जा रहे थे, बट इस केस में नहीं होगा ऐसा। नोड लिखो एंड अब कौन सी फाइल मैं लिखूंगा नोड के बाद स्पेस देके, फंक्शन डॉट जेएस फंक्शंस डॉट जेएस डॉट जेएस। हाँ डॉट जेएस आपको आपको मैंने लगाओ मत लगाओ कोई इशू नहीं है, एंटर कर दो। देखो कोई आउटपुट नहीं आया, एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं आपका फंक्शन, है ना? क्यों? क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। कॉल करते हैं फंक्शन के बाहर, जो फंक्शन बना हुआ है ना ऑलरेडी आपका, इस फंक्शन के बाहर आपको कॉल करना है। एडिशन कॉल कर दिया, ठीक है, CLS से स्क्रीन क्लियर 100 आ गया आउटपुट आपका इस वाली लाइन से। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब क्या होगा, अभी फिर से कैलकुलेटर का एग्जांपल दूंगा मैं। जैसे कि अगर आप एडिशन करते हो तो क्या कभी ऐसा होता है कि डेवलपर के हिसाब से नंबर ऐड हो रहे हैं? ऐसा तो होगा नहीं, है ना, कि नंबर्स ऑलरेडी है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आप इक्वल्स टू का साइन ले रहे हो, जब आप इक्वल्स टू का साइन पे क्लिक करते हो कैलकुलेटर के अंदर, आप यहाँ पे एडिशन मतलब कॉल कर रहे हो, मतलब फंक्शन कॉल कर रहे हो। तो जब मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ ना, तो इसका मतलब आप ये समझो कि ये यूजर प्रेस कर रहा है बटन। ठीक है, जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो यूजर प्रेस कर रहा है। तो जब ये समझ लो कि जब आपने फंक्शन को कॉल किया तो क्या आपने यहाँ पे कोई वैल्यू भेजी? यहाँ से यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है, तो हमने कोई वैल्यू नहीं भेजी है ना? तो जब हमने यहाँ पे वैल्यू भेजी नहीं है तो एडिशन ऐड किसको कर रहा है? एडिशन जो वैल्यूज ऐड कर रहा है वो ऐड किसको कर रहा है? मतलब डेवलपर ने कोई वैल्यूज अपनी तरफ से ऐड करके रख रखी हुई है, वो ऐड कर रहा है ना? जबकि वैल्यूज तो वो होनी चाहिए जो यूजर देगा, जो यूजर अपनी तरफ से दो वैल्यू दे और दो वैल्यूज को ऐड कर दे एडिशन। ऐसा होना चाहिए, डेवलपर के हिसाब से थोड़ी ना वैल्यू ऐड होंगी। कस्टमर अपने नंबर देगा ना, तभी तो वैल्यूज ऐड होंगी। तो अब हम इनको क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे। ठीक है, इसको हम कमेंट कर देंगे और यहाँ पे अब हम दो पैरामीटर्स दे देंगे, num1 num2। यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर दे दिए। अब ये क्या हो गया, पैरामीटराइज्ड फंक्शन हो गया, num1 और num2। अभी इनके पास num1 और num2 की वैल्यू है नहीं। वैल्यू कौन देगा? कस्टमर। जब आप फंक्शन को कॉल करोगे, कॉल करते टाइम वैल्यू दोगे। ठीक है, कुछ भी दे सकते हो, 30 40। ठीक है, वैल्यू दे दी। अब num1 की वैल्यू क्या हो गई? 30 और num2 की वैल्यू क्या हो गई? 40। ठीक है, अब जो वैल्यू होगी वो उसके अकॉर्डिंग होगी जो कस्टमर दे रहा है, 70। ठीक है, फिर दूसरा बंदा अगर कॉल करेगा, उसने अपनी वैल्यू दूसरी रखी, वो दे देगा। ठीक है, पहले वाले की 70, दूसरे वाले की 50। ओके। ठीक है, यस सर। तो इस तरीके से कोई भी इसको जो भी फंक्शन को कॉल करेगा, जैसे तीन बंदों ने यहाँ पे कॉल किया, तीनों की अपनी अपनी वैल्यूज थी, उन वैल्यूज को वो ऐड कर देगा। क्लियर है? तो अब जो स्कोप की हम बात कर रहे थे वो ये है कि जैसे फंक्शन के अंदर तुमने सम को इनिशियलाइज किया है, यहाँ पे कॉन्स्ट से किया है। तो मैं ये कह रहा था कि किसी भी वेरिएबल को आप चाहे कॉन्स्ट से इनिशियलाइज करो, चाहे लेट से, चाहे वैर से, किसी से भी इनिशियलाइज कर लो, आप उस फंक्शन के बाहर, फंक्शन तो यहाँ खत्म हो गया, फंक्शन के बाहर इस वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। जैसे कंसोल अगर मैं करने की कोशिश करूँ, कंसोल डॉट लॉग सम को, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि सम जो एक्सेस हो सकता है बस वो बॉडी के अंदर तक ही हो सकता है। ठीक है, फंक्शन की बॉडी के अंदर तक। ठीक है, यहां तक। तो बाहर एक्सेस करोगे तो एरर आएगा। देखो, सम इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ओके। अब क्या होगा कि जैसे अगर आपने लेट से किया, भी एरर आएगा, सम इज नॉट डिफाइंड। अगर वेयर से किया, तब भी एरर आएगा, क्योंकि
मैंने क्या बोला कि तीनों कीवर्ड्स, अगर आप तीनों में से कोई सा भी कीवर्ड यूज कर लो, तीनों ही फंक्शन स्कोप है। ठीक है, समझ में आई ये चीज? हाँ जी सर। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। नहीं सर, अभी तक तो क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। अब एक और लास्ट चीज रह गई है इसकी स्कोप के बारे में। एक होता है ब्लॉक स्कोप। तो ब्लॉक स्कोप, ब्लॉक्स क्या होते हैं? ब्लॉक जैसे इफ एल्स हो गया, फॉर लूप हो गया, ये ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, अगर आप इनके अंदर, अगर ये इंटरव्यूअर क्या पूछेगा कि क्या मतलब कॉन्स्ट, लेट, वेर, तीनों में से कौन सा ब्लॉक स्कोप नहीं होता, तो वेर, वेर जो होता है ब्लॉक स्कोप नहीं होता, कॉन्स्ट और लेट ब्लॉक स्कोप होते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट और लेट ब्लॉक स्कोप होते हैं, वेर ब्लॉक स्कोप नहीं होता। ठीक है, तो आप इफ एल्स और फॉर लूप से फैमिलियर हो या नहीं? इफ एल्स फॉर लूप, यस सर, फैमिलियर। ठीक है, तो मैं एक इफ एल्स का एग्जांपल देता हूं। ठीक है, जैसे कि मैं दो नंबर ले लेता हूं, लेट a इज इक्वल्स टू 30, लेट b इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, इफ a ग्रेटर देन b, ठीक है, कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग a कॉमा इज ग्रेटर देन, कॉमा लगा के b। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी, कॉमा, ठीक है, फिर स्ट्रिंग आ जाएगा, ये इज ग्रेटर देन b की जो वैल्यू है वो आ जाएगा। तो मतलब a की वैल्यू क्या है? 30 इज ग्रेटर देन 20। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तब होगा ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। ठीक है, क्योंकि a इज ग्रेटर देन 20। ठीक है, एल्स कंसोल, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स में आता है b इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन a। ठीक है, यहाँ के केस में तो कंडीशन क्या है? ट्रू है, तो ट्रू है, तो फिर इफ वाला पार्ट चलेगा जो इफ ब्लॉक के अंदर है। इफ का ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कर्ली ब्रैकेट्स और यहाँ पे बंद हो रहा है। एल्स वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे बंद हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं इफ के अंदर यहाँ पे लेट, ठीक है, और INS नेम कर देता हूँ, इंस्टीट्यूट नेम इज इक्वल्स टू, मैंने डाल दिया पिलर। ठीक है, अब मैं इसको ब्लॉक के बाहर प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ, ये ब्लॉक है। ठीक है, इसके बाहर प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग INS नेम। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अगर लेट है या कॉन्स्ट है तो ये दोनों ही ब्लॉक स्कोप होते हैं, और वेर ब्लॉक स्कोप नहीं होता है। तो हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही देखेंगे कि क्या वैसे ही काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो INS नेम पे रन करेंगे नोड, ऊपर वाले फंक्शन को मैं इनको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, वरना कंफ्यूजन होगी। नोड क्या आएगा यहाँ पे? फंक्शन फंक्शंस। INS नेम इज नॉट डिफाइंड। INS नेम इज नॉट डिफाइंड क्योंकि लेट ब्लॉक स्कोप था। इस लेट की जगह मैं कॉन्स्ट लगाऊंगा, सिर्फ कीवर्ड चेंज कर रहा हूं, उससे आप देख लें। कॉन्स्ट के केस में भी सेम एरर है, INS नेम इज नॉट डिफाइंड। अब अगर मैं इसको वेर कर दूं तो आउटपुट आ जाएगा, देखो द आउटपुट आ गया, आ गया यहाँ पे द पिलर। हाँ जी सर। तो वेर जो है ब्लॉक स्कोप नहीं होता है, कॉन्स्ट और लेट ब्लॉक स्कोप होते हैं। ठीक है, यस, बट सर वेर अगर ब्लॉक स्कोप नहीं होता है तो ये तो इसका बेनिफिट है ना, कि अगर हम वेर लगा के कर रहे हैं तो उसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। बेनिफिट नहीं है ये, बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट देखो बताता हूँ ना, जैसे अगर आपने ब्लॉक्स में यूज कर लिया इसको, ठीक है, आपने ब्लॉक में यूज कर लिया, आपने बहुत ज्यादा लाइंस ऑफ कोड लगा दिए। ठीक है, ये आप ऐसी चीज कर रहे हो जो सिर्फ आप यहाँ तक ही रखना चाहते हो। ठीक है, आपको इस चीज को बाहर यूज ही नहीं करना है। ये जब आप बहुत ज्यादा लाइंस ऑफ कोड कर रहे होगे ना, तो ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, है ना। वेरिएबल्स की जो चीज होती है ना, जब आप वेरिएबल्स बनाते हो तो वेरिएबल्स में ना काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है जब बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हो, बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो।
तो क्या होगा, जैसे INS नेम ले लिया आपने, ठीक है, और कल को फिर आप कहीं और INS नेम चेंज कर चूज, मतलब आपने दूसरा भी INS नेम ले लिया, तो वो क्या करेगा, इसको चेंज कर देगा, वैल्यू को इसकी, समझ रहे हो, वैल्यू को चेंज कर देगा और अपने अकॉर्डिंग वो काम, मतलब फिर वो वहां पे वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी, ठीक है, जो कि दिक्कत आ सकती है, समझ रहे हो। ठीक है, समझ गया। जब आप बहुत ज्यादा लाइंस ऑफ कोड का कर रहे होगे ना, तब आपको ये प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ेगी कि आप वेरिएबल आपने ये यूज किया, अगर आपने गलती से कहीं आगे जाके यही सेम वेरिएबल